Very good noon. Nafisa, where were you in the morning? हैं? सुबह में कहाँ थी? Nafisa Tahib, you were not present in my class. Very bad. मैं आई थी, किधर आई थी? किधर आई थी? कोई भी नहीं थी आई। बेटा ऐसे नहीं करो, क्लासेस मत अपना बंक करो। घर में बैठ के आप लोगों ने लेना है, फिर भी आप ऐसे करते हो। सुबह में नहीं बेटा, मेरी क्लास में नहीं थी आप। बेटा बट यू वर नॉट ऑन, अपने अपने अटेंडेंस नहीं लगाई अगर आप वहां थी तो। ठीक है ना, आपकी रोल कॉल नहीं है, मैं बार बार देख रही होती हूँ। ऐसे हो ही नहीं सकता कि मैं आप लोगों को प्रेजेंट कर लगाऊं। ओके, हम शुरू करें। 11 स्टूडेंट्स हो गए। पानी। मेरी बॉडी में सारी बर्फ जमी हुई है, पानी कोई नहीं है उसमें। लगी थी मैं। क्या लगी थी? नरजिस फातिमा भी नहीं थी आई। अब ये बोलेगी कि मैं भी आई हुई थी। मैं सुबह 8 बजे की आई हुई थी। चलो बेटा हम शुरू करते हैं, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन से हम लोगों ने शुरू करना, मैं पीछे नहीं जाऊंगी।
बेटा मेरे में बोलने की हिम्मत भी नहीं है। मेडिसिन देख लेना बेटा, कॉम्प्लिकेशन से शुरू करेंगे। आवाज आ रही है सारों को? अरूज असलम, यू कैन हियर मी बेटा? जेनिफर और जेनेट नहीं आई अभी तक। ये जॉन किधर सुबह की अटेंडेंस लगा के नहीं आया दोबारा। ओके, कॉम्प्लिकेशन इसमें आपके जी आ रही है। ओके, थैंक यू बेटा। स्किन प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस हैं, प्रोलैप्स हैं। तो हम देखते हैं स्किन प्रॉब्लम्स में। स्किन प्रॉब्लम्स में क्या होता है? A person with urinary incontinence is more likely to have skin sores, rashes, and infection because the skin is wet or damp most of the time. It is bad for wound healing and also promotes fungal infection. बेटा आप लोगों का लिंक ओपन नहीं हो रहा। आप लोगों को मैंने पहले भी कहा था कि ठीक है बेटा, मैंने आपके दोनों हाथ देख लिए हैं। ओके, आप लोगों से मैंने कहा था कि ये देखो मेरा भी प्रॉब्लम देता था, मैंने अपने लिए ये मंगा के रखा। अब मैं जब से ये लगाती हूँ, बस ये कि महीने के महीने इसके मुझे चार्जेस देने पड़ जाते हैं। अदरवाइज अगर चार्जेस ना दो तो फिर ये किसी काम का नहीं, ठीक है। तो ये फिर एक्टिवेट हो जाता है, फिर आप कहीं भी बैठे हो आप अपना नेट ओपन कर सकते हो, ठीक है। अब अपने मोबाइल के साथ इसको नेट को इसको अटैच कर सकते हो और फिर ये आपके साथ क्या कहते हैं, नेवर गिव यू एनी प्रॉब्लम, समझ में? तो ये मैंने आप लोगों को पहले, जेनिफर ने मुझे कहा कि उसने जब से ये लिया उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा। तो आप लोगों को जिन लोगों को प्रॉब्लम्स होते हैं बेटा ये लेके रख लो। मुझे भी बहुत प्रॉब्लम्स हो रही, मैं कभी भी निकल लेना चाहती है क्योंकि घर में मुझे ज़रूरत नहीं, वहाँ पे वाईफाई है। लेकिन यहाँ पर मुझे इतना प्रॉब्लम हो रहा था, कभी नेट आ रहा है, कभी नेट जा रहा है, बिजली आ रही है, बिजली जा रही है, इतना इसका प्रॉब्लम था। लेकिन जब से ये लिया है, मैं आप लोगों की क्लास में कभी कोई बीच में वो क्या कहते हैं पॉज़ आया कि नहीं आया? नहीं ना आया, तो ईज़ी हो जाता है। कोई इतना नहीं है कि आप लोग ये ना अफ़ोर्ड कर सकते, दुनिया जहान के इतने महँगे-महँगे कपड़े ले लेते हो, ये भी एक ले लोगे तो कुछ नहीं होगा। ठीक हो गया? एक दफ़ा ले लो, फिर हर महीने का आपको सिर्फ चार्जेज़ अदा करने हैं और तो कुछ नहीं। ओके, अब स्किन प्रॉब्लम्स में उसने कहा है कि ज़ाहिर है कि जब वो ड्रिपलिंग होती जाए, आपका बेड वेट रहे, आपका कपड़े गीले रहे, तो क्या होता है कि आपकी स्किन सोर्स होने शुरू हो जाते हैं, बेड सोर्स बनने शुरू हो जाते हैं, अल्सर्स बनने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और फिर उनका ठीक होना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है, बदबू अलग, इन्फेक्शन अलग, ठीक है। सो स्किन प्रॉब्लम्स में ये आ जाता है, फंगल इन्फेक्शन होने शुरू हो जाते हैं। देन यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में क्या होता है, लॉन्ग टर्म यूज ऑफ अ यूरिनरी क्या
ओके जी, ओके। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ठीक है। अब इसमें क्या है कि अगर पेशेंट को लॉन्ग टर्म के लिए कैथेटर पास कर देते हैं तो वो उसमें रिस्क है बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन का। अव्वल तो वो सबसे पहले तो ये देखना कि भी कैथेटर स्टेल टेक्निक से डाला भी है कि नहीं डाला। अगर स्टेल टेक्निक से डाला है तो फिर वो कितनी देर से डाला हुआ है, ठीक है। सो ये सारा इन्फेक्शन का क्या, लोग क्या करते हैं कैथेटर डाल तो लेते हैं, यूरिनरी बैग भी लटका लेते हैं और जब मरीज को उठाते बैठाते हैं तो वो मरीज से ऊंचा उसका यूरिनरी बैग कर देते हैं। ये नहीं पता कि यूरिनरी बैग की ट्यूबिंग के अंदर जो यूरिन था वो वापस ब्लैडर में जा रहा है, ठीक है। तो उससे भी इंफेक्शन के बहुत सारे रिस्क होते हैं। सो यू नीड टू मेक श्योर कि बॉडी लेवल से यूरिनरी बैग थोड़ा सा नीचे की तरफ हो। दूसरा ये है कि उसको अच्छे तरीके से सिक्योर करना जरूरी है। ना गाने का मेरी क्लास हो रही है। सुन लिया आपने? कहते मेरी बच्चों को गाने सुनने का। ओके, फिर ये एक तो ये इन्फेक्शन आ जाता है, फिर वो कैथेटर पुल होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। अगर बेदहानी में आपने ख्याल नहीं किया तो कैथेटर पुल हो सकता है, उससे भी इन्फेक्शन हो सकता है। प्रोलैप्स में पार्ट ऑफ द वजाइना, bladder and sometimes the urethra can fall into the entrance of the vagina. This is usually caused by weakened pelvic floor muscle, ठीक है। pelvic floor muscles इतने ढीले हो चुके होते हैं कि वो बाज़-औक़ात जो आपका यूरेथ्रा है ये प्रोलैप्स होके आपकी वजाइना में आ सकता है। दिस इज फॉर द लेडीज, ठीक है। सो वो वीकन होने की वजह और फिर ये दैट्स द प्रोलैप्स, ठीक है। अभी हमने देखा एक स्किन प्रॉब्लम्स देख ली, हमने यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन देखा, हमने उसको प्रोलैप्स देखा। सो ये मेजर तीन मेजर कॉम्प्लिकेशंस हैं, इसको आप अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप सिर्फ कॉम्प्लिकेशन में स्किन प्रॉब्लम्स डाल दो, ठीक है, या थोड़ा सा आप इसको कर दो कि इट कैन कॉज बेड सोर्स क्योंकि स्किन इज वेट एंड डैम्प मोस्ट ऑफ द टाइम। और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में आप डाल सकते हो कि यूरिनरी कैथेटर जो है, लॉन्ग टर्म यूज ऑफ यूरिनरी कैथेटर इज द रिस्क फॉर इन्फेक्शन। प्रोलैप्स में आप लिख सकते हो कि यूजली बिकॉज ऑफ द वीकेंड pelvic floor muscles, part of vagina, bladder, and sometimes urethra can fall into the entrance of vagina. Nursing diagnosis में you'll go for altered urinary elimination incontinence. As evidence by आप उसका मेडिकल डायग्नोस जो है वो लिखोगे रिलेटेड टू, ठीक है। ऑल्टर्ड यूरिनरी एलिमिनेशन या इनकॉन्टिनेंस रिलेटेड टू अब जो भी डॉक्टर की मैं डायग्नोस है, ठीक है, वो आप इसमें डालोगे। फिर आप इसमें डालोगे एज एविडेंस पे जो उसकी ड्रिपलिंग है, उसकी बेड वेटिंग है, उसकी जो भी आपके पास है, आपको इसमें ऑन एडमिशन असेसमेंट में बताया वो आप इधर डालोगे एज एविडेंस के तौर पे, क्योंकि आपने उससे इसीलिए एविडेंस क्या है कि पेशेंट ने अपनी जुबानी बताया। Desired goal है the client will experience urinary continence, not incontinence बल्कि continence। कैसे, अब वो आपको बताना होगा कि ये शॉर्ट टर्म गोल है कि वो आप उसके इनकॉन्टिनेंस को कैसे ठीक करोगे, ठीक है। उसकी ट्रीटमेंट को हमने अपने शुरू में काफ़ी कुछ देखा था। अब देखो कौन सा तरीका आप अपना रहे हो जिससे उसका कॉन्टिनेंस इनकॉन्टिनेंस
चेंज होकर कॉन्टिनेंस में हो जाएगा। इंटरवेंशन में आप क्या करोगे, यू नीड टू लुक एट द कौन सा, एक मिनट बेटा, असेसमेंट में आप देखोगे कि आपने एक मिनट, सो हम देख रहे थे कि इंटरवेंशन में यू नीड टू असेस द क्लाइंट्स पैटर्न ऑफ फ्लूइड इनटेक, किस तरीके से एंड यूरिनेशन। इनटेक एंड आउटपुट आपको आसान लफ्जों में है कि भी आप उसका इनटेक एंड आउटपुट देखोगे। फॉर एग्जांपल टाइम्स एंड अमाउंट ऑफ फ्लूइड इनटेक, टाइप ऑफ फ्लूइड किस किस्म का कंज्यूम किया, टाइम क्या था, अमाउंट वॉलंटरी था कि इनवॉलंटरी वॉइडिंग था, और आपने रिपोर्ट करनी है सेंसेशन ऑफ नीड टू वॉइड एक्टिविटीज प्रोसीडिंग इनकॉन्टिनेंस। सो यू नीड टू रिपोर्ट देम कि भी आपको किस वक्त जरूरत पड़ी वॉइड करने की, और वो कौन सी एक्टिविटीज थी जिनको आपने इस्तेमाल किया। प्रोसीडिंग इनकॉन्टिनेंस, इनकॉन्टिनेंस के लिए आपने क्या किया। अधिका आसिफ, वेयर हैव यू बीन? I've been to London to see the Queen. ये कोई अच्छी बात नहीं है, आप लोग बिल्कुल ही नहीं, सुबह आई तो थी, सारी क्लासेस में हुई है। ओके, सीखोगे। देन इम्प्लीमेंट मेजर्स टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। फिर आपने इम्प्लीमेंट करना है उन मेजर्स को जिससे आपने यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस के रिस्क को आप कम करेंगे। Offer bedpan or urinal to assist client to bedside commode or bathroom every 2 to 4 hours if needed. देखो अब क्या होता है कि पेशेंट चूंकि बार बार उसका यूरिन निकल जाता है, सो यू नीड टू इनकरेज के पेशेंट को आप 2 घंटे के बाद या 4 घंटे के बाद आप उसको बेड पेन दे दो, या आप उसको कमोड दे दो, या आप उसको बाथरूम में जाने को जो भी है वो। अब अगर आप बेड पेन देते हो तो आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि आप बेड पेन उसको किस तरीके से देते हो। हॉस्पिटल में तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि आप लोग दो, लेकिन अगर खुदा न खास्ता अगर घर में कभी किसी को देना पड़ जाए, किसी बुजुर्ग को ही देना पड़ जाए, यू नीड टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि बेड पेन का रगड़ से नीचे जख्म बन सकते हैं। ठीक है, यू नीड टू बी वेरी केयरफुल कि आप उसको किस तरीके से बेड पेन दे रहे हो। पता नहीं आप लोगों ने कितना सीखा बेड पेन देना या नहीं देना, अदरवाइज मैं आप लोगों को सिखाती कि बेड पेन कैसे देते हैं। ये फर्स्ट ईयर का काम था मेरा नहीं, आपकी जो एफओएन पढ़ाती है उनका काम था आपको सिखाना। सो बहरहाल अगर कोई जिसको जरूरत पड़ेगी सीखने की वो मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, देन ये है कि भी आपने पेशेंट को 2 से 4 बाद या 4 घंटे बाद आप उसको कोशिश करो कि पेशेंट खुद से यूरिन कर ले। मेल पेशेंट के लिए मुश्किल नहीं है, क्योंकि आप उनको यूरिनल दोगे तो वो खुद भी यूरिनल में आराम से कर देंगे। मसला होता है फीमेल का, ठीक है। Then allow client to assume a normal position for voiding unless contraindicated in order to promote a complete bladder emptying. अब कंप्लीट ब्लैडर एम्प्टिंग के लिए आप जब तक वो एशियन टॉयलेट में नहीं बैठते, 5 लोग
बगैर उसके वो यूरिन नहीं वॉइड कर सकते हैं। वो चाहे आप उसको बेड पेन दे दो, चाहे आप बेड पेन के ऊपर उनको बिठा लो, जो मर्जी करो, कमोड पे बिठा लो, वो नहीं यूरिन वॉइड कर सकते जब तक वो अपने इस पोजीशन में नहीं आते। सो यू नीड टू असिस्ट देम एंड उनकी नॉर्मल पोजीशन में उनको अनलेस और अनटिल यू नो अगर उस पोजीशन में बैठने के लिए डॉक्टर ने मना किया कि इस पोजीशन में नहीं बैठना, अदरवाइज आप पेशेंट को एनकरेज कर सकते हो कि वो यूरिन अपना ब्लैडर एम्प्टी करें। परफॉर्म एक्शन टू रिड्यूस डिले इन टॉयलेट। अब परफॉर्म एक्शन क्या हो सकता है? कॉल सिग्नल विद इन द रीच ऑफ द पेशेंट। ठीक है, पेशेंट के रीच में आपने वो कॉल बेल रखनी है कि उसने यूरिन वॉइड करना है, जल्दी से आ जाए। ठीक हो गया। एंड रिस्पॉन्ड प्रॉम्प्टली टू रिक्वेस्ट फॉर असिस्टेंस। ठीक है, ये बेल अगर कर देते हैं तो इसका मतलब है कि आपने जल्दी पहुंचना है। बेड पेन, यूरिनल और ये बेड सेट जो पेशेंट के बेड सेट के पास होना चाहिए, लेकिन साफ। ठीक है, ताकि जब भी जरूरत पड़े तो एकदम वो उसको यूज कर सके। प्रोवाइड क्लाइंट विद इजी टू रिमूव क्लोथिंग सच एज पजामा विद वेलक्रो क्लोजर और एन इलास्टिक वेस्ट बैंड। अब यह कि पेशेंट के जो पजामा उसमें या तो इलास्टिक हो या फिर वो क्या कहते हैं, एक होता है आराम से खोलना बंद करने वाला पजामा। ठीक है, तो वो ज़रा इजी हो जाता है बजाय इसके कि वो नाड़ा खोले, पजामा उतारे, नीचे करे, बैठे, बड़ा मुश्किल है। तो एक ही काम आसान हो जाता है कि वो सीधा साधा इलास्टिक पहने, इसके पजामों में इलास्टिक डालो ताकि वो नाड़ा निकल जाने का भी डर ना हो जल्दी जल्दी में। ठीक हो गया। तो इस किस्म की चीज़ें जो हैं वो आपके पास होनी चाहिए। एक तो आपके पास सिग्नल बेल्स होने चाहिए ताकि मरीज के पास आप जल्दी पहुंच सको। आपके पास बेड पेन तैयार होना चाहिए, बेड साइड पे होना चाहिए, और वो क्या कहते हैं, नॉट ऑन द हेड साइड बल्कि फुट साइड पे करके उसको बेड पेन, साफ बेड पेन, यूरिनल्स वगैरह जो भी है। कमोड अगर क्या कहते हैं, पोर्टेबल कमोड्स होते हैं, अगर वो पोर्टेबल कमोड अगर पास है तो वो साफ होना चाहिए। ये नहीं कि प्रीवियसली यूरिन अभी तक पड़ा हुआ है तो वो भी उसी के ऊपर दोबारा बिठा दिया। ठीक है, ऐसे नहीं करना। तो और दूसरा ये है कि उनके जो पजामाज हैं वो ऐसे होने चाहिए जिनमें प्लास्टिक हो ताकि वो आराम से रिमूव कर सके। ठीक हो गया। इफ अ क्लाइंट इज एसफेसिंग, ठीक है, establish an effective method for him or her to communicate urge to urinate। ठीक है, एफेसिव, एफेसिव का क्या मतलब है? अभी बताते हैं। Aphasia, impairment of language। ओके, अफेजिक जो है अफेजिया से निकला, जिसका मतलब है इम्पेयरमेंट ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, सो अगर वो नहीं कर सकता तो आपके पास चीज़ें होनी चाहिए कि आप वो पता लगा सको कि व्हाट डज द पेशेंट, किस तरीके से कम्युनिकेशन का कोई भी आप तरीका बता सकते हैं।
इस तरह बस एक बात, आप एक चार्ट बनाते हो, उसके ऊपर मुख्तलिफ चीज़ें खाने की है, तो प्लेट की शक्ल है आपके पास, कमोड की शक्ल है आपके पास, यूरिनल की है, जो कुछ भी है वो जिस पे हाथ रखते तो पता लग जाता है कि वो क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, सो इम्पेयरमेंट ऑफ लैंग्वेज का मतलब है instructive client to space fluids evenly throughout the day rather than drinking a large quantity at one time. ठीक है, rapid filling of bladder can result in incontinence if client has decreased urine sphincter control. अब आपने क्या करना है, मेरी तरह नहीं करना कि पेशेंट को एक ही दफ़ा में पानी पीने को दे दो। वो जैसा जो है ना वो कहता है मुझे एक ही दफ़ा में वो मटका भर के दे दो, मैं पानी पी लूँ, मुझे प्यास ही नहीं बुझती, और फिर वो मेरे लिए नुकसानदेह। ठीक है, तो क्या है कि थोड़ा थोड़ा आपने उसको एक गिलास बता दिया, आपने इस गिलास में इतना पानी है तो आप पी सकते हो, उससे तो ज़्यादा नहीं पीना। ठीक है, तो उस तरीके से ये होता है कि आपका जो ब्लडर है वो क्या होता है कि एकदम पेशेंट का ब्लडर ऊपर तक नहीं भरता कि वो कंट्रोल ही ना कर सके। तो इस तरीके से आपको भी पता लग जाता है कि इतनी देर में इसने इतना इतना पानी पिया, अब इसका ब्लडर खाली करने की ज़रूरत है, तो 2 घंटे के बाद आपने ऑटोमेटिकली उसका यूरिन करवाओगे। तो फिर इस तरीके से उसकी बेड वेटिंग नहीं होती है, ना ही उसको इनकॉन्टिनेंस होता है। नेक्स्ट टॉपिक इज यूरिनरी रिटेंशन। अभी तक हमने इनकॉन्टिनेंस पढ़ा था जो कि कंट्रोल ही नहीं हो रहा, अब हमने उसकी बिल्कुल रिटेंशन कर दी है। अब यूरिन आगे इनकॉन्टिनेंस था कि वो रुक नहीं रहा और पेशेंट का यूरिन निकलता चला गया। अब मुश्किल ये है कि पेशेंट को रिटेंशन हो गई है, अब वो यूरिन ही नहीं कर रहा है, इनएबिलिटी टू कंप्लीटली एम्प्टी द ब्लैडर, बिल्कुल उसके ऑपोजिट हो गया। इट कैन बी क्लासिफाइड इधर एज एक्यूट या क्रॉनिक। अब ये रिटेंशन जो है वो या तो एक्यूट हो सकती है अचानक से, क्रॉनिक या काफी अरसे से। Acute urinary retention come on quite suddenly and can cause great discomfort or pain. अब उसने कहा कि जो acute urinary retention है वो क्या होता है कि ये एकदम अचानक से आ जाता है, हो जाता है, क्यों हो जाता है पता नहीं है, लेकिन बहुत तकलीफ देता है। With acute urinary retention, a person cannot urinate at all. रिटेंशन हो गई है, अब वो बिल्कुल भी यूरिन नहीं कर सकते, इवन इफ दे हैव अ फुल ब्लैडर। यहाँ तक कि उसका अगर ब्लैडर फुल है, हमने देखा जब इनकॉन्टिनेंस में यूरिन का ब्लैडर जो है, यूरिन ब्लैडर जो है वो बहुत ज़्यादा ऊपर भर गया, ठीक है, बहुत ज़्यादा ब्लैडर फुल हो गया, तो क्या है उसमें से लीकिंग शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर जो है ऐसा कुछ भी नहीं है। It is a potentially life-threatening medical condition required immediate emergency treatment. अब यहाँ पर जब रिटेंशन हो जाती है तो इस ये बहुत लाइफ थ्रेटनिंग है, यानी कि जानलेवा भी हो सकती है और इमीडिएट इमरजेंसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। क्रॉनिक में क्या होता है, लॉन्ग लास्टिंग मेडिकल कंडीशन है, ठीक है। पीपल विद क्रॉनिक यूरिनरी रिटेंशन कैन यूरिनेट, वो यूरिनेट कर सकते हैं, बट दे कैन नॉट कंप्लीटली एम्प्टी ऑल ऑफ द यूरिन फ्रॉम द ब्लैडर। वो कर तो लेते हैं यूरिन, लेकिन अपना ब्लैडर पूरे तरीके से खाली नहीं करते, अभी भी उनको ऐसे लगता है जैसे यूरिन अंदर मौजूद है, ठीक है, वो फील कर लेते हैं क्योंकि अभी उनको तसल्ली नहीं हुई यूरिन करके, ठीक है। सो वैसे है। Okay, sometimes a person is not aware they have this condition until other
problems present like urinary incontinence or urinary tract infection. अब कभी-कभी उन्होंने कहा है कि ऐसा होता है कि पेशेंट को पता नहीं लगता इस प्रॉब्लम का, जैसे कि उसको यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस हो गया है या उसको इन्फेक्शन हो रहा है, ऐसा कुछ भी उसको पता नहीं लगता है, लेकिन इनकॉन्टिनेंस उसकी हो गई होती है और रिटेंशन हो चुकी होती है। अरे कोई मुझे पानी दे दो, मेरे पानी में सारा बर्फ है। बट सुनो, तुम लोग बिल्कुल भी पूरे पूरे बच्चे नहीं आ रहे हो। ओके, कॉजेस में हम देख सकते हैं कि यूरिनरी रिटेंशन कैन बी एट्रीब्यूटेड टू टू कॉजेस। दो कॉजेस हो सकती है, या तो ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है या नॉन ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। अब अगर ऑब्स्ट्रक्शन है तो उसमें क्या होगा कि ब्लैडर या किडनी स्टोन की वजह से हो इनकी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है। अब ब्लॉकेज occurs and urine cannot flow unimpeded through your urinary tract, यानी कि पूरे तरीके से वो खारिज नहीं हो रहा क्योंकि वहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन है। बस ऑब्स्ट्रक्शन किसकी है कि वो स्टोन्स, किडनी स्टोन्स की वजह से भी हो सकती है। दिस इज द बेसिस फॉर एक्यूट यूरिनरी रिटेंशन एंड पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग। ठीक है, अब ये जो है वजह बनती है एक्यूट में, ये लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है। ठीक है, यू मस्ट सीक इमीडिएट इमरजेंसी ट्रीटमेंट। आपको उसको इमरजेंसी में दिखाना जरूरी है, अगर वो ब्लड फट जाएगा। नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव कॉजेज जो है, अभी ऑब्स्ट्रक्शन तो कोई भी नहीं है, लेकिन फिर टेंशन किस बात की है, includes weakened blood and muscles and nerve problems that interfere with the signals between your brain and your bladder. If the nerves aren't working properly, your brain may not get the message that the bladder is full. ठीक है, वो आगे से पैगाम ही नहीं पहुंचाएगा जब तक आप नहीं बताएंगे उसे, जब तक उसका जो क्या है जो ब्रेन मैसेज ही नहीं दोगे कि मेरा ब्लैडर फुल हो गया, तो जब मैसेज ही नहीं दोगे तो वो ब्रेन को कैसे पता लगेगा कि मैसेज फुल है। तो ये ब्रेन का और उसके साथ आपका ताल्लुक ब्रेन का और ब्लैडर का। ठीक है, ये बिग बेबीज है, इनका आपस में कम्युनिकेशन जरूरी है। बिल्कुल ऐसे है कि अगर मुझे मेरी तबीयत खराब है, ठीक है, और मैं प्रिंसिपल को नहीं बताती हूँ कि मुझे छुट्टी चाहिए, तो प्रिंसिपल को कैसे पता लगेगा कि मेरी तबीयत खराब है? शी शुड बी नोइंग इट। जब तक आप उसको बताओगे नहीं, आपको छुट्टी नहीं मिलेगी। बिल्कुल इसी तरीके से अगर आपका ब्लड फुल है और आपका जो ये नर्व्स है वो मैसेज ही नहीं ब्रेन तक पहुंचा रहे, तो ब्रेन बेचारे को कैसे पता चलेगा कि भी आपका ब्लड फुल है। तो ये प्रॉब्लम जो है ये इनके दरमियान में कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हो जाती है, जो कि नुकसानदेह भी साबित हो सकती है। ऑब्स्ट्रक्टिव यूरिनरी रिटेंशन जो है वो कॉज करती है एनलार्ज प्रोस्टेट, सर्टेन ट्यूमर या कैंसर, यूरिथ्रल स्ट्रक्चर, ये बहुत कॉमन है। यूरिथ्रल स्ट्रक्चर मेल में बहुत ज़्यादा कॉमन है। सिस्टर सील और रेक्टस सील, कॉन्स्टिपेशन, किडनी या ब्लैडर स्टोन। Non-common causes of non-obstructive pulmonary retention are stroke। ठीक है, अब इसमें ऑब्स्ट्रक्शन तो कोई भी नहीं है,
लेकिन स्ट्रोक एक कॉमन कॉज बन जाती है। स्ट्रोक क्या होता है कि फालिश, पानी पीना, मेरा मुंह खुश्क है। बिल्कुल मजा नहीं आ रहा पानी पीने का। सिर्फ एक घूंट निकलता है इसमें से पानी का। ओके, स्ट्रोक जो आपका फालिज, आप बाथरूम में रख पानी में बर्फ ही बर्फ है। वजाइनल बर्थ, चाइल्ड बर्थ, ये भी एक वजह बन जाती है। ठीक है, पेल्विक इंजरी हो सकता है, ट्रॉमा हो सकता है, नर्व डिजीज इन बोथ मेन एंड वुमेन, कोई भी नर्व डिजीज है। हमने न्यूरोलॉजी पढ़ी थी ना, न्यूरोलॉजी में बहुत सारी वजह बन जाती है। नर्व डिजीज हम देख सकते हैं, या मर्दों में हो सकती है, औरतों में भी हो सकती है। impaired muscles और nerve function due to medication और anesthesia। अब impaired muscles जो है या nerve function जो भी है, ठीक है, उसमें वो कह रहा है कि ये इसकी भी एक वजह बन सकती है कि impaired muscles है, nerve functions है, ये impaired है। ठीक है, और ये इम्पेयर किस वजह से है? बिकॉज ऑफ मेडिकेशन और या बिकॉज ऑफ एनेस्थीसिया। एक्सीडेंट्स दैट इंजर द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ठीक हो गया। अब ये है कि एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, रोड साइड एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, किसी भी वजह से एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, और इंजरी किसको हो रही है? ब्रेन को या फिर स्पाइनल कॉर्ड को। ठीक है, तो उसकी वजह से भी क्या है, सारे जो है ना पैगामात के रास्ते बंद हो जाते हैं, इसलिए भी रिटेंशन हो जाती है। आप लोगों की समझ में आ रहा है? आई डोंट थिंक कि ये इतना वो है, मुश्किल है। ओके, सिम्टम्स में हम क्या देखते हैं उसके? एक्यूट यूरिनरी रिटेंशन सिम्टम्स रिक्वायर इमीडिएट मेडिकल अटेंशन, जो कि हमने हमेशा से बताया कि ये रिटेंशन, जब भी यूरिनरी रिटेंशन हो, ये आप समझ लो कि ये एक इमरजेंसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, इसको आप सीधा इमरजेंसी में ले जाओ। इसमें सबसे पहले है इन सिम्टम्स में इनएबिलिटी टू यूरिनेट, सुसु नहीं कर सकते। देन पेनफुल अर्जेंट नीड टू यूरिनेट, पेनफुल मतलब बहुत तकलीफ के साथ उसको यूरिन करना पड़ता है, अर्जेंट नीड हो जाती है। सीवियर पेन और डिस्कम्फर्ट इन लोअर एब्डोमेन, ये तो सबको पता है, जब बहुत जोर का यूरिन आ रहा हो और हमने रोका हो तो हमारे लोअर एब्डोमेन में पेन शुरू हो जाती है। ब्लॉटिंग ऑफ द लोअर एब्डोमेन। अरे क्या कर रही हो? ठीक है, ब्लॉटिंग ऑफ द लोअर एब्डोमेन। हमारे पास क्या कहते हैं, इमरजेंसी में फीमेल वार्ड में जना पेशेंट है, और हम समझे शायद ये प्रेग्नेंट है। हमने इसको अच्छे तरीके से देखा और हमें लगा जैसे वो प्रेग्नेंट हो, लेकिन फिर ख्याल आया कि नहीं, इसको हम अगर कैथेटर पास करके देखें तो फिर क्या बनता है। फिर हमने जब उसको कैथेटर पास किया तो वो आहिस्ता 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 ब्लॉकनेस सारी उसकी खत्म हो गई। हमने कहा लो जी, बेबी डिलीवर हो गया समझो। तो ये होता है कि वो ब्लॉकनेस बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे कोई बंदा बंदी जो है ना प्रेग्नेंट है, यानी कि इतना उसका पेट सूजा होता है।
लेकिन होता है अम्बलाइकस से नीचे नीचे, ठीक है, अम्बलाइकस से ऊपर नहीं चल रहा होता, अम्बलाइकस से नीचे नीचे। ओके, क्रॉनिक यूरिनरी रिटेंशन के सिम्टम्स क्या होंगे? क्रॉनिक में होगा यूरिनरी फ्रीक्वेंसी, यूरिनेशन 8 और मोर टाइम्स अ डे, ठीक है। अब यूरिनरी फ्रीक्वेंसी क्या है उसकी, कि वो यूरिन कर रहा है 8 से 8 दफा या उससे भी ज्यादा एक दिन में। ट्रबल बिगनिंग इन यूरिन स्ट्रीम क्या है, उसका फ्लो, ठीक है। ट्रबल शुरू करने में उसकी तकलीफ है, लेकिन एक दफा शुरू हो जाए तो वो शुरू हो जाता है, लेकिन शुरू करने में मुश्किल है, यूरिन नहीं आता ना। वीक एंड इनइंटरप्टेड यूरिन स्ट्रीम, खासियत क्या है कि यूरिन जो है वो ऐसे लगता है जैसे उसमें रुकावट आ रही है, रुक रुक के आ रहा है यूरिन, और उसका जो स्ट्रीम है, वो उसका जो फ्लो है वो इतना अच्छा नहीं है। अर्जेंट नीड टू यूरिनेट विद लिटिल सक्सेस, ठीक है। अर्जेंट नीड टू यूरिनेट विद लिटिल सक्सेस, यानी तो बहुत उसको जरूरत है यूरिन करने की, लेकिन थोड़ा थोड़ा करता है, लेकिन कर लेता है। व्हेन ट्राइंग टू यूरिनेट, नशिंग मेजर्स वगैरह जो भी है, जो उसको आपने देना है, वो जब दे दो तो उसमें वो थोड़ा बहुत यूरिन कर लेता है। फीलिंग द नीड टू यूरिनेट आफ्टर फिनिशिंग यूरिनेट, यूरिन कर तो लिया उसने, लेकिन फिर भी उसका दिल कर रहा है, उसका 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 तसल्ली नहीं है, और वो दोबारा से यूरिन करना मांगते हैं, ठीक है। एक दफे यूरिन करके उठ गए, हाथ धो रहे हैं, तो ख्याल आया कि ओहो नहीं, अभी तो और भी आ रहा है यूरिन, तो फिर दोबारा नए सिरे से बैठ यूरिन करने के लिए। माइल्ड एंड कांस्टेंट डिस्कम्फर्ट इन द लोअर एब्डोमेन एंड यूरिनरी ट्रैक्ट, थोड़ा सा जो लोअर एब्डोमेन में क्या है, माइल्ड कांस्टेंट डिस्कम्फर्ट है, डिफिकल्टी एम्प्टिंग ब्लैडर, ब्लैडर खाली करने में थोड़ी सी मुश्किल है। अर्ज टू इनकॉन्टिनेंस, ठीक है, अर्ज इनकॉन्टिनेंस हो जाता है। अर्ज इनकॉन्टिनेंस में हमने क्या देखा, अर्ज इनकॉन्टिनेंस में हमने देखा कि पेशेंट को बहुत अम, जल्दी है, ठीक है, भाग के थोड़ी सी देर में उसका यूरिन निकल सकता है, तो उसको अर्ज है, बहुत जोर का आया हुआ है, लेकिन वो अभी उसमें वेट नहीं किया, जल्दी नहीं की, तो उसका यूरिन निकल जाएगा। ट्रीटमेंट में ब्लैडर ड्रेनेज है, ठीक है, यूरिथ्रल डायलिटेशन है, यूरिथ्रल स्टेंट पास करते हैं, प्रोस्टेट मेडिकेशन है, और सर्जरी है, ठीक है। ब्लैडर ड्रेनेज में क्या करते हैं कि यू ड्रेन द यूरिन, चाहे तो आप उसको एक ब्लैडर, एक होता है रिटेंशन यूरिन ना, एक रिटेंशन यूरिन जिसमें बैलून बन जाता है, तो वो अंदर रिटेन हो जाता है। एक ड्रेनेज होती है जो सिर्फ ट्यूब होती है, कैथेटर ट्यूब होती है, जिसको आप पास कर दो और आप उसको हैंग कर दो, तो वो उस वक्त के लिए ब्लैडर एम्प्टी हो जाता है। और एक होता है वो मेटल कैथेटर के साथ होता है, वो अमूमन लेबर रूम में मैंने देखा इस्तेमाल होता है, क्योंकि ब्लैडर एम्प्टी करना है और बेबी का हेड नीचे आना है, तो वो क्या कहते हैं, मेटल कैथेटर से यूरिन ब्लैडर को एम्प्टी करते हैं, जिससे ब्लैडर जो है वो ज़रा एम्प्टी हो जाता है, और बेबी का जो हेड है वो आराम से डिसेंड हो सकता है। तो एक उसी ब्लैडर ड्रेनेज है, सिर्फ ब्लैडर खाली करो। एक यूरिथ्रल डायलिटेशन है, यूरिथ्रल स्ट्रिक्चर्स बन जाते हैं, तो यूरिथ्रल डायलिटेशन के लिए यूज होते हैं। फिर यूरिथ्रल स्टंट्स हैं जो कि पास किए जाते हैं, प्रोस्टेट मेडिकेशन है, या तो कुछ मेडिकेशन से ठीक हो जाते हैं, और कुछ को सर्जरी की जरूरत पड़ जाती है।
कैलकुलाइज। अब तीसरा पॉइंट है यूरिन कैलकुलाई। हमने इनकॉन्टिनेंस देख लिया, हमने रिटेंशन देख लिया, अब हम देख रहे हैं यूरिनरी कैलकुलाई। स्टोन्स में फॉर्म एनीवेयर इन द यूरिनरी ट्रैक्ट। कैलकुलाइज, जहाँ पे कैलकुलाई आ रहा हो समझ लो कि वी आर टॉकिंग अबाउट द स्टोन। ओके, अब डीप इसका प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स कौन कौन से हैं? हाई कॉन्सेंट्रेशन। आयशा, मैं आकर ये एब्सेंट लगाऊंगी, सिर्फ हाजिरी लगाने के लिए आ गई है। हाँ, ओके। इसमें प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स में आ जाता है हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट इन यूरिन। नो मैम, बार बार कनेक्ट करके करना पड़ता है। नो, बार बार कनेक्ट क्यों करना पड़ता है आप लोगों को? जब मैंने कहा है दफा कि अपने लिए ये डिवाइस खरीद के रखो, बाद में भी आप लोगों के कितने काम आएगा। अपने पास होगा तो आप लोगों को ये दूसरा फोन का जरूरत ही नहीं पड़ेगी जिसमें बैलेंस डलता। इसी को कनेक्ट किया और ये वो क्या कहते हैं व्हाट्सएप से यूज कर लिया। ओके, उसने कहा कि high concentrations of salt in urine saturates urine causing salt to precipitate and form calculi। ठीक है, और फिर uric acid in gout, calcium salts in hyperparathyroidism, urinary tract infection reduces the solubility of salt and urine. Cluster of bacteria are site where urinary salts may crystallize to form stones। ठीक है, अब हाई कंसंट्रेशन सॉल्ट की हाई कंसंट्रेशन जो यूरिन में है और उसमें उसने कहा है कि सैचुरेट्स द यूरिन कॉजिंग सॉल्ट टू प्रेसिपिटेट। अब वो सॉल्ट को क्या करता है, बढ़ावा देता है कि वो पत्थर के फॉर्म में, स्टोन्स, छोटे छोटे पत्थरी के फॉर्म्स में आ जाए। यूरिक एसिड जो है गाउट में हम देख सकते हैं कि यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स बन जाते हैं। कैल्शियम सॉल्ट्स जो है वो बन जाते हैं इन हाइपोपैराथायरॉयडिज्म में। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो है रिड्यूसेस द सॉल्युबिलिटी ऑफ salt in urine। Cluster of bacteria जो है वो are the sites where urinary salts जो है वो crystallize होने शुरू हो तो वो वहाँ पर stones बनाना शुरू कर देते हैं। Then urinary tract obstruction causes urinary stagnation, promotes stasis and infection, further increasing the stone formation। ठीक है, अब इसमें और भी उन्होंने बात बता दी कि जो ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है, यूरिनरी जो जमा हो रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं, उसको वो क्या प्रमोट करता है, स्टेसिस एंड इन्फेक्शन को वो प्रमोट करके उसमें स्टोन्स को और इंक्रीज कर देते हैं, फॉर्मेशन करते हैं उसके। Then Seghorn calculus, urinary stones that increases in size to form large bunches। ठीक है, वो जो बड़े बड़े गुच्छे बन जाते हैं
structure that are dropped to the counter of the pelvis and calces. ठीक है, अब ये उसको क्या कर रहे हैं, जो स्टैगहॉर्न्स कैलकुलस है वो कैसे बन रहे हैं, ये यूरिनरी स्टोन्स जो कि एक गुच्छा सा बना लेते हैं और वो क्या करते हैं कि पेल्विस एंड कैल्सिस में अडॉप्ट हो जाते हैं, काउंटर हो जाते हैं। सो छोटे पत्थर जो हैं वो यूरेथ्रा में बह के बासुकात यूरिन में निकल जाते हैं। कुछ जो है वो जाके यूरिटर्स को सम बिकम इम्पैक्टेड इन द यूरिटर्स, कुछ तो यूरिटर्स में चले जाते हैं एंड नीड टू बी रिमूव। वहाँ पर जाके ऑब्स्ट्रक्शन कर देते हैं, फिर उसको फिर वहाँ से रिमूव करना पड़ता है। मैनिफेस्टेशंस क्या है उसकी? renal calculi associated passage of stone, obstruction of urinary tract causes hydronephrosis, hydroureter proximal to obstruction. यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन है वो हाइड्रोनेफ्रोसिस और हाइड्रोयूरेटर प्रॉक्सिमल टू ऑब्स्ट्रक्शन की वजह बन जाती है। सिस्टोस्कोपी करोगे, शॉक वेव लिथोट्रिप्सी करोगे, उसमें क्या है, सिस्टोस्कोपी में स्नार्स एंड रिमूव स्टोन्स लॉज्ड इन डिस्टल यूरेटर। सिस्टोस्कोपी करके आप देखोगे, आप पहले तो सिस्टोस्कोपी करोगे, देखोगे कि पथरियां हैं कितनी दूर, ठीक है, और अगर वो क्या कहते हैं उसको आप रिमूव करोगे किस तरीके से, डिस्टल यूरेटर, जो लंबे लंबे यूरेटर्स होते हैं उसके साथ आप उसको निकालते हैं। शॉक वेव लिथोट्रिप्सी, स्टोन्स लॉज्ड इन proximal ureter are broken into fragments that are readily excreted। वो जो लंबे लंबे इनके फोर्सेप्स होते हैं वो यूरेटर्स में डाल के तो क्या करते हैं, उसको क्रश कर देते हैं, काट देते हैं, जैसे कैंची से, कैंची की तरह उसको छोटे छोटे काट देते हैं और फिर वो यूरेटर से होते हुए ब्लैडर और ब्लैडर से यूरिन में निकल जाते हैं। लार्ज स्टैग हॉर्न कैलकुलस और किडनी, ये लार्ज हॉर्न, ये जो स्टैग हॉर्न जो है ये आपको जैसे वो 12 सिंगा नहीं होता, उस 12 सिंगा की शक्ल का ये लार्ज स्टैग हॉर्न कैलकुलस ऑफ किडनी, ये किडनी का जो पथरी है जो कि किसकी शक्ल है, 12 सिंगे की। So this was all about your incontinence of urine and मैं आप लोगों को ये जितना पढ़ाया है ये मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगी। सो ऑल द बेस्ट। जी मैम, निम्रा जावेद तो पढ़ाई कर रही है आजकल, क्या ऐसी बोलती जा रही है सिर्फ। आप लोगों के भी एग्जाम्स होने हैं ना, तो आप लोगों के टेस्ट वगैरह मैंने होपफुली आप लोगों के कॉलेजेस शुरू हो जाएं, फिर देखी जाएगी, तब तक आप लोगों के एग्जाम्स की अपने फर्स्ट ईयर की तैयारी रखो अच्छी सी, ठीक है। और होपफुली जब आप लोग कॉलेज में आ जाओगे, हमारा मोर देन हाफ ऑफ द इज ऑलमोस्ट फिनिश्ड। 6 यूनिट्स हैं, 6 यूनिट्स में से 3 यूनिट्स तो यूँ समझो कि आज आपका ये कितना रह गया, ठहर जो बताती हूँ मैं। ओके, और दो है कि रीनल फेलियर और यूरिनरी ब्लैडर कार्सिनोमा। बस अभी आपका वो रीनल रहता है
और यूरिनरी ब्लैडर कार्सिनोमा, ये 2 टॉपिक्स हैं। ये ख़त्म हो जाते हैं तो आपका यूनिट 3 भी ख़त्म हो जाएगा। सो इसका मतलब 6 में से 3 यूनिट तो आपके यहाँ पे ख़त्म हो गए। ठीक है, फिर आप लोगों का यहाँ से हम नेक्स्ट शुरू करेंगे। अभी हमारा यहाँ का टाइम ख़त्म होता है। हम आपकी अटेंडेंस लगा लें। सारा मोरस, सनानास, सनानास, रेजिमेंट, सनानास हो गई, सारा मोरस हो गई, नर्जिस फातिमा और समर, ऑलराइट, यास्मीन तलहा एंड फिनिश हो गई, ज़ैब हो गई और अक्सर तमसील किधर रहते हैं? अक्सर तमसील हो गई, खंसा बीबी, महम अफजल। महम अफजल सुबह में कहाँ थी? नफीसता है, निमरत जावेद, सारा मोरस, जुमेरा हो गई, अरीज असलम हो गई, समर हो गई, निमरा सुरेल हो गई, अरीज असलम, समरजी, अक्सर, ईशिया। अच्छा, ओके।